So today's topic is introduction to harmonics. हार्मोनिक्स समझने से पहले ना हमें पता होना चाहिए कि लीनियर नॉन लीनियर लोड्स में क्या फ़र्क होता है। लीनियर लोड से वो लोड होते हैं कि जिसमें हम जितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे होते हैं वो उतना करंट ड्रॉ कर रहा होता है, यानी कि वोल्टेज और करंट में एक लीनियर रिलेशनशिप पाया जाता है। इनकी एग्जांपल हमारे पास हो सकती है फ्लोरेसेंट लैम्प्स, इनकी एग्जांपल हो सकती है इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते हैं। इसी तरीके से रेजिस्टिव हीटर्स हो गए। नॉन लीनियर लोड ये वो लोड होते हैं कि जिसमें हम जितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे होते हैं वो उतना करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होता। एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप पाया जा रहा होता है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। और जितने भी लोड्स हमारे घरों में कनेक्टेड हैं, मेजॉरिटी लोड्स नॉन लीनियर इन नेचर हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास होती है कि घरों में जो एनर्जी सेवर्स लगे हुए होते हैं जिनको हम फ्लोरेसेंट लैम्प्स कहते हैं। गाड़ियों की हेडलाइट्स में देखा होगा कि HID लाइट्स लगी हुई होती हैं, वो भी हमारे पास होते हैं नॉन लीनियर लोड। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स हमारे पास नॉन लीनियर लोड्स होते हैं। तो अब आता है कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं। हार्मोनिक्स बेसिकली हमारे पास इंटीजर मल्टीपल होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। पाकिस्तान में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। तो अगर मैं इसका सेकंड हार्मोनिक निकालूंगा ना तो वो बन जाएगा 100 हर्ट्ज़। थर्ड हार्मोनिक जो है ना वो 150 हर्ट्ज़ हो जाएगा। फोर्थ हार्मोनिक हो जाएगा 200 हर्ट्ज़। तो हम अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक्स बेसिकली इंटीजर मल्टीपल्स होते हैं और द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये नॉन लीनियर लोड्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं और इनकी वजह से वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि वो अपनी प्योर साइनसॉइडल फॉर्म से डेविएट कर जाती है। प्योर साइनसॉइडल फॉर्म तो हासिल करना वैसे हमारे लिए एक बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और दूसरा ये कि हमारे पास रोटर और स्टेटर की वाइंडिंग फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हुई होनी चाहिए। लेकिन ना ही हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ना ही हमारे पास वाइंडिंग फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती हैं। तो इस वजह से प्योर साइनसॉइडल वेव फॉर्म इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल क्वांटिटी। तो हार्मोनिक्स बेसिकली नॉन लीनियर लोड्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। दो तरह के हार्मोनिक्स होते हैं, करंट और वोल्टेज हार्मोनिक्स। करंट हार्मोनिक्स ये वो हार्मोनिक्स होते हैं जिनकी वजह से करंट की वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाती है। इनकी वजह से हमारे सिस्टम में हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, I²R लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। एक और बात ये कि हार्मोनिक करंट हमारे किसी काम का नहीं है। रीज़न उसका ये है कि जो रियल पावर हम सप्लाई कर रहे होते हैं ना टू द लोड, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करंट हेल्पफुल साबित होता है। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करंट रियल पावर डिलीवर कर सकता है टू द लोड। उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करंट को। लेकिन जो हार्मोनिक करंट होता है ना वो रियल पावर डिलीवर नहीं कर सकता टू द लोड। तो इस वजह से ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। वोल्टेज हार्मोनिक्स जो है ना वो करंट हार्मोनिक्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। रीज़न उसका ये होता है कि जब करंट हार्मोनिक्स हमारे सिस्टम इम्पिडेंस के साथ कंबाइन करता है, करंट हार्मोनिक्स और सिस्टम इम्पिडेंस, तो वोल्टेज हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, वोल्टेज डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, बट एक और चीज़ ये कि आप लोग टर्मिनोलॉजी सुनोगे कि पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक, नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक, जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक। ये हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है? हार्मोनिक सीक्वेंस बेसिकली फेजर रोटेशन को बता रहा होता है ऑफ द हार्मोनिक करंट एंड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ ना पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक, तो ये वो हार्मोनिक होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड, जिनका करंट सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है जिस डायरेक्शन में मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मैग्नेटिक फील्ड और करंट होगा। पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक होते हैं 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। इसी तरीके से नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक ये वो हार्मोनिक होते हैं कि जिनकी मैग्नेटिक फील्ड और जिनका करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा एज दैट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक और सेट ऑफ हार्मोनिक्स होता है जिनको हम कहते हैं जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक। ये वो हार्मोनिक होते हैं जो कि बिल्कुल भी रोटेट नहीं करते हैं। ये इनको हम ट्रिपलेंस भी कह रहे होते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि वो थर्ड ऑर्डर के होते हैं, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अच्छा, ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं? क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक जो है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की करंट और मैग्नेटिक फील्ड है, तो ओवरऑल करंट तो मेरे पास बढ़ जाएगा ना। जब ओवरऑल करंट मेरे पास बढ़ जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक की वजह से हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं ना। उनका करंट और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का करंट सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ओवरऑल करंट आपके पास बढ़ गया। इस वजह से नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक की वजह से हमारी मोटर की स्पीड कम हो जाती है। वो कैसे? मोटर है इंडक्शन मोटर, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करंट की वजह से। अब क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक करंट की बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं,
तो अभी क्या करते हैं कि मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये एक नेगेटिव टॉर्क अप्लाई करते हैं और मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो मोटर की ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, मोटर की स्पीड कम हो जाती है। तो ये मोटर की स्पीड नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक की वजह से कम हो जाती है। जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक क्योंकि न्यूट्रल में से फ्लो कर रहे होते हैं, उसकी वजह से न्यूट्रल वायर का करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी फेस करंट के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है न्यूट्रल करंट जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक फेजर की वजह से। एक अब सुनोगे कि इवन हार्मोनिक और ऑड हार्मोनिक्स में क्या फ़र्क होता है, या इवन हार्मोनिक क्यों इतने सिग्निफिकेंट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ऑड हार्मोनिक। रीज़न उसका ये होता है कि इवन हार्मोनिक के वो हार्मोनिक्स होते हैं जो कि इवन नंबर ऑफ पाई पॉइंट्स के ऊपर टर्मिनेट हो रहे होते हैं। इवन नंबर ऑफ पाई पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि 2 पाई से एग्जाम्पल है कि इवन हार्मोनिक्स जो है ना, देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो ये इवन पाई पॉइंट्स के ऊपर टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। और एक और बात इसमें ये नोटिस की है कि इसमें पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल को तो कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि इवन हार्मोनिक्स में पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑड हार्मोनिक्स की बात करते हैं ना, तो वो ऑड पाई पॉइंट्स के ऊपर टर्मिनेट हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऑड नंबर पे टर्मिनेट हो रही होती हैं। तो अगर ये 3 पाई पे टर्मिनेट हो रही है, इस साइकिल को कैंसिल आउट करने के लिए कोई साइकिल मौजूद नहीं है दूसरा। तो इस वजह से आप लोग सुनोगे कि ऑड हार्मोनिक्स ज़्यादा जो है वो ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक बहुत ही कम सुनने को मिलेगा कि सेकंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक। तो ये एक रीज़न होता है कि इसमें एक साइकिल मौजूद होता है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास दूसरा साइकिल मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑड हार्मोनिक। इसी तरीके से ये कि करंट हार्मोनिक्स क्या इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट ये होते हैं कि अगर मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें 1000 एम्पियर का करंट मौजूद है और रेटेड है वो, उसमें 600 एम्पियर मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करंट है और 400 एम्पियर हार्मोनिक करंट है। अब क्या होगा कि हार्मोनिक करंट किसी काम का नहीं है। हार्मोनिक करंट क्या कर रहा है, मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करंट की जगह को यूटिलाइज कर रहा है, मेरी सिस्टम कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। और ये कोई रियल पावर डिलीवर नहीं कर रहा टू द लोड, ठीक है। रियल पावर से वो सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करंट करेगा। तो ये हार्मोनिक करंट हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करंट की जगह को यूटिलाइज कर लेता है, सिस्टम कैपेसिटी को यूटिलाइज करता है। इसी तरीके से इनकी वजह से I2R लॉसेस बहुत हो रहे होते हैं। अगर मैं कहता हूँ ना कि फिफ्थ हार्मोनिक करंट, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फिफ्थ हार्मोनिक करंट होता है ना, वो 5 टाइम्स होता है एज़ कम्पेयर टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करंट। अब उसका 5 टाइम्स होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें हीटिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं। वोल्टेज हार्मोनिक्स के इफेक्ट ये होते हैं कि वोल्टेज हार्मोनिक्स की वजह से हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ ना फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज डिस्टॉर्शन, ये वोल्टेज हार्मोनिक्स, तो वो फिफ्थ हार्मोनिक है, तो इसका मतलब ये कि वो नेगेटिव सीक्वेंस है। अब ये नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा और मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। मोटर इस नेगेटिव टॉर्क को, जो कि फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज ने डिस्टॉर्शन ने प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी, इसके अफेक्ट को कम करने के लिए। तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी तो ओवर हीटिंग हो जाएगी। तो इस वजह से ये हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस, स्किन अफेक्ट हो गया, ये तमाम लॉसेस होते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने की वजह से बढ़ जाते हैं। तो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि अगर मैं फिफ्थ हार्मोनिक कंसिडर करता हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 250 हर्ट्ज़। तो जितना ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे ना, उतने ज़्यादा ये लॉसेस ही बढ़ते जा रहे होते हैं। तो हार्मोनिक फेजर या हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज की वजह से ये लॉसेस ही बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इनको रिड्यूस कैसे किया जाए? इनको रिड्यूस करने का तरीका ये होता है कि हम लोग, एक तरीका ये कि हम फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं। 3 तरह के फ़िल्टर्स होते हैं, पैसिव फ़िल्टर्स, एक्टिव और हाइब्रिड फ़िल्टर। पैसिव फ़िल्टर्स ये वो फ़िल्टर्स होते हैं कि जिनमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून्ड होते हैं, काम कर रहे होते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो ट्यून्ड होते हैं ना, वो काम कर रहे होते हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक फेजर हमारे सिस्टम में से बाहर निकाल देते हैं कि जब आप इन पैसिव फ़िल्टर को पैरेलल में लगा रहे होते हो नॉन लीनियर लोड के साथ, ठीक है। तो वो उस हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का फेजर हमारे सिस्टम में से बाहर निकाल रहे होते हैं, जिनके ऊपर वो ट्यून्ड होते हैं, बनाए हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं। इनमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ कर रहे होते हैं। ये हाई वोल्टेज के हाई पावर एप्लीकेशंस में यूज़ किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेज ये कि हर हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का आपको अलग पैसिव फ़िल्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिव फ़िल्टर्स ये वो फ़िल्टर होते हैं कि जिनमें हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं कि ये हमारे सिस्टम में जो हार्मोनिक फेजर मौजूद है, उसकी मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं।
मेजर करने के बाद उसी मैग्नीट्यूड का एक और फेजर हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल हमारे हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के फेजर के बराबर होता है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, तो वो कैंसिल आउट कर देता है। तो इस वजह से वो इस तरह वो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे होते हैं। इनका एडवांटेज ये कि ये वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम कर सकते हैं, एक्टिव फिल्टर। डिसएडवांटेज ये कि ये हाई पावर एप्लीकेशंस के ऊपर इतने अच्छे नहीं होते हैं। हाइब्रिड फिल्टर दोनों का कम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, एक्टिव और पैसिव फिल्टर्स का। THD टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ये बता रहा होता है कि हमारे सिस्टम में कितना हार्मोनिक कंटेंट है। जितना आपके सिस्टम का THD कम से कम होगा ना, उतना ही हार्मोनिक कंटेंट कम से कम होगा और उतने आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एमिशन कम से कम होगी, लॉसेस कम से कम होंगे, पावर फैक्टर उतना ही अच्छा होगा जितना THD कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से THD जो एक्सेप्टेबल है ना, हमारे पास करंट डिस्टॉर्शन की जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो नॉर्मली 3% तक होती है और वोल्टेज डिस्टॉर्शन की 5% तक होती है। सो दिस फॉर लिटिल इंट्रोडक्शन, आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर समवन इंशाल्लाह। थैंक यू।